एक प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर लिया था जो कि था सर्वर क्रैश का प्रॉब्लम। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। अगर कोई आपके पास सर्वर है एंड इसमें सारा का सारा डेटा प्रेजेंट है, रीड राइट ऑपरेशन सब कुछ आप इस पर परफॉर्म कर रहे हो, एंड बाई चांस कोई फॉल्ट टॉलरेंस आ जाता है या सर्वर क्रैश हो जाता है, तो सारा का सारा डेटा लॉस हो जाएगा। ऑब्वियसली यूजर को कोई भी डेटा नहीं मिल पा रहा होगा। उस केस में एप्लीकेशन पूरा का पूरा बंद पड़ जाएगा। तो हमने क्या बोला, इसका एक सॉल्यूशन है। हम लोग यहाँ पे मल्टीपल सर्वर्स क्रिएट कर देंगे जिसको कि हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी सर्वर्स, और इसमें सारा का सारा डेटा रेगुलर टाइम इंटरवल पे कॉपी हो रहा होगा, रेप्लिकेट हो रहा होगा। इसके लिए हमने 3-4 सर्वर्स बनाए, रेप्लिकेशन इनेबल किया एंड करके देखा कि हाँ डेटा पूरा का पूरा कॉपी हो रहा होता है। और अगर इन केस ये सर्वर क्रैश हो जाता है हमारा, तो सारा का सारा लोड शिफ्ट हो जाएगा आपके सेकेंडरी सर्वर पे, सारा का सारा रीड कॉल शिफ्ट हो जाएगा सेकेंडरी सर्वर पे, एंड फिर यहाँ पे इलेक्शन चलेगा, आपका वोटिंग चलेगी एंड डिसाइड होगा कि कौन सा सर्वर हमारा प्राइमरी सर्वर की तरह ट्रीट होगा। तो ये क्रैश वाला प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। लेकिन अभी एक और प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ये है कि लेट्स सपोज हमारे पास 500 मिलियन यूज़र हैं, इंस्टाग्राम को ही मान लेते हैं, बहुत सारे यूज़र्स हैं इंस्टाग्राम के पास। अब एक साथ इतने सारे यूज़र्स तो नहीं आए होंगे, ऑब्वियसली धीरे धीरे यूज़र्स ग्रो करते रहते हैं। तो स्टार्टिंग में 50,000 होंगे, 1 लाख होंगे, फिर आपके पास मिलियन, 10 मिलियन एंड फिर 500 मिलियन, इस तरीके से ग्रो कर रहा होगा। तो क्या एक MongoDB सर्वर हमारा हैंडल कर पाएगा सारा का सारा यूज़र ऑब्वियसली बढ़ता ही चला जाएगा। अब यूज़र बढ़ता चला जाएगा तो उससे रिलेटेड डिटेल्स, फोटोज़ वगैरह, कमेंट्स वगैरह एंड फिर वीडियोस, रील्स, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, मैसेजेस, तो ये सब कुछ ग्रो करता चला जाएगा। तो ओवरऑल क्या हमारा ये पूरा का पूरा डेटा एक सर्वर मैनेज कर पाएगा? अगर एक सर्वर है तो एक सर्वर के कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होंगी। यहाँ पे अगर मैं सर्वर मतलब क्या, ऑब्वियसली एक कंप्यूटर, ठीक है, सर्वर मतलब एक कंप्यूटर। मैं इंसानों जैसा क्यों रूप दे रहा हूँ कंप्यूटर को, तो ये है हमारा सर्वर, ठीक है, ये हमारा एक सर्वर है। अब इसके पास कुछ ना कुछ लिमिटेशन होगी, कुछ ना कुछ यहाँ पे आपके पास रैम होगा, कुछ ना कुछ आपके पास यहाँ पे CPU होगा, कुछ ना कुछ आपके पास यहाँ पे स्टोरेज होगा एंड फिर कुछ लिमिटेड नेटवर्क एक्सेस होंगे आपके पास यहाँ पे, नेटवर्क, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें होंगी एक सर्वर में। तो क्या ये सारा यूज़र को हैंडल कर पाएगा, सारे यूज़र्स का डेटा स्टोर कर पाएगा? तो ऑब्वियसली आंसर होगा नो, बिकॉज ए सिंगल सर्वर हैज़ लिमिट्स। कुछ लिमिट्स होती है इसके पास, कुछ लिमिटेड रैम होता है। ऑब्वियसली इसमें रैम अपग्रेड कर सकते हैं हम लोग, रैम बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो लिमिट होगा ना, कि उतने दूर तक ही हम लोग रैम को अपग्रेड कर सकते हैं। CPU की भी कुछ लिमिट होगी, स्टोरेज की भी कुछ लिमिट होगी। तो लिमिटेड रैम है यहाँ पे, लिमिटेड CPU है, लिमिटेड स्टोरेज है, लिमिटेड नेटवर्क कैपेसिटी है, एंड दिस इज कॉल्ड स्केलिंग प्रॉब्लम। ये है हमारा एक स्केलिंग प्रॉब्लम कि हम लोग स्केल नहीं कर पा रहे हैं बड़े पैमाने पे। हमने सारी की सारी चीज़ें बना ली, एप्लीकेशन बन गया, पूरा का पूरा डेटाबेस हमारे पास आ गया, लेकिन हम उसको स्केल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक सर्वर है जो कि लिमिटेड है। अब दूसरा सर्वर बनाएंगे तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा सेपरेट टास्क हो जाएगा। कैसे मैनेज करेंगे कि किस पे क्या डेटा रखना है, कैसे रखना है? तो वही सारी की सारी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करने लगे थे, जिसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया शार्डिंग का। अब रेप्लिकेशन और शार्डिंग आपको सिमिलर सा लगेगा, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, और बिल्कुल क्लियर कर दूंगा मैं आपको। तो ये प्रॉब्लम समझ में आया, दोनों को मैं रिलेट भी करूंगा आपको, लेकिन अभी ये प्रॉब्लम पे आप फोकस करो कि यूजर्स हमारे पास बढ़ रहे हैं, काफी सारे यूजर्स हो गए। अब एक सर्वर हैंडल नहीं कर पा रहा है, ठीक है, एक जो यहाँ पे हमारे पास सर्वर है वो हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? हम लोग 2 टास्क यहाँ पे कर सकते हैं। एक तो वर्टिकल स्केलिंग हम लोग कर सकते हैं, स्केल ही तो करना है, तो किसी भी तरह का स्केल करो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। यहाँ पे 2 तरह की स्केलिंग होती है, वर्टिकल स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। अब अगर वर्टिकल स्केलिंग करते हैं तो वर्टिकल स्केलिंग में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंक्रीज करेंगे पावर ऑफ वन मशीन। जो हमारे पास एक मशीन है, एक सर्वर है हमारे पास, अगेन मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, एक सर्वर है हमारे पास, इसी के पावर्स को इंक्रीज कर देंगे। क्या क्या इंक्रीज कर सकते हैं हम लोग? मोर रैम लगा देंगे, उसमें रैम अपग्रेड कर देंगे, CPU बढ़ा देंगे, स्टोरेज बढ़ा देंगे। लेकिन अगेन इसकी भी कुछ लिमिट होगी, इंक्रीज करने की भी कुछ लिमिट होगी, ठीक है। तो मान लो 16 GB हमने लगा दिया, और 16 GB हमारा पहले से था और उसके हमने अपग्रेड कर दिया 64 GB रैम में। इसी तरीके से स्टोरेज, CPU सब कुछ अपग्रेड कर देंगे। तो प्रॉब्लम अभी भी है, लेकिन इवेंचुअली इवन द बिगेस्ट सर्वर हैज लिमिट्स। अगर इस मशीन को अपग्रेड करते भी जाए, बहुत ही प्यारा एकदम बड़ा सर्वर बना दे, फिर भी इसके पास कुछ लिमिट होगा एंड बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव, और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाएगा। तो वर्टिकल स्केलिंग तो ठीक है, वर्टिकल स्केलिंग ऑब्वियसली हम लोग करते हैं, लेकिन
एक लिमिट है इसका भी। तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है हमारा हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं मल्टीपल सर्वर्स। अब हमारे पास एक सर्वर था जिसको हम लोग अपग्रेड कर रहे थे, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिट थी, तो हमने क्या बोला कि मल्टीपल सर्वर्स ले आएंगे। सर्वर रेप्लिकेशन में भी कुछ इसी तरीके का कर रहे थे। तो देख के आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा कि तो यही तो था, लेकिन डिफरेंस है, देखो अभी समझेंगे हम लोग। तो सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, मल्टीपल सर्वर्स अब हम लोगों ने बना दिया यहाँ पे। इंस्टेड ऑफ मेकिंग वन बिग मशीन वी यूज मल्टीपल मशीन्स। हम लोग मल्टीपल मशीन्स का यूज करेंगे और इसी आइडिया को हम लोग बोलते हैं शार्डिंग। क्या बोलते हैं? शार्डिंग। यही कॉन्सेप्ट है आपका शार्डिंग का। तो शार्डिंग क्या कहता है? शार्डिंग कहता है, शार्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग डेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात, डिस्ट्रीब्यूटिंग डेटा अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स। ठीक है, मल्टीपल सर्वर्स में हम लोग डेटा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और सेम तरह का डेटा है। अगर यूजर्स नाम का कलेक्शन है तो ऑब्वियसली किसी एक एप्लीकेशन का सारा यूजर है। अब दिक्कत यह है कि चलो मल्टीपल सर्वर्स बना भी लेंगे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? तो वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका कौन सॉल्व कर रहा होता है? शार्डिंग सॉल्व कर रहा होता है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग तो हमने कर दिया, लेकिन शार्डिंग के कॉन्सेप्ट से सारी की सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि अच्छा इस तरीके से डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मल्टीपल सर्वर्स में, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, चलो ठीक है, फिर डेटा को गेट कैसे करेंगे? फाइंड भी तो करना है, डेटा सिर्फ स्टोर थोड़ी करना है। तो ये सारी की सारी चीजें। तो शार्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग डेटा अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स सो दैट नो सिंगल सर्वर स्टोर्स ऑल द डेटा। अब एक सिंगल सर्वर के पास हमारा सारा का सारा डेटा नहीं रहेगा, मल्टीपल सर्वर्स के पास रहेगा। अब हमारा डेटा मल्टीपल सर्वर्स के पास है तो गेट वगैरह कैसे करेंगे, वो सब कुछ हमारा शार्डिंग बताएगा। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स रेप्लिकेशन कॉपीज डेटा। तो रेप्लिकेशन हम लोग क्या क्या कर रहा था? कॉपी कर रहा था डेटा को। आपको याद हो तो ये एक सर्वर है, प्राइमरी सर्वर, इससे कॉपी कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ कॉपी रख रहा था सेम डेटा। इसके पास जो डेटा है वही सेम डेटा सबके पास था। एंड इन केस अगर ये क्रैश हो जाता तो हमारे पास ये सेकेंडरी सर्वर्स एक्टिव हो जाते और वो प्राइमरी सर्वर का कोई ना कोई एक वोटिंग करके जगह ले लेता। बहुत ही बढ़िया। लेकिन यहाँ पे डेटा कॉपी नहीं हो रहा है, यहाँ पे अलग अलग डेटा है। मल्टीपल सर्वर्स हमने बनाया है डेटा को बेसिकली स्केल करने के लिए। डेटा अगर बढ़ जा रहा है हमारे पास, एक सर्वर हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे मल्टीपल सर्वर्स का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसके लिए हमने बनाया। तो रेप्लिकेशन कॉपी कर रहा होता है डेटा को, एंड शार्डिंग क्या कर रहा होता है? डिवाइड कर रहा होता है डेटा को। ठीक है, मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं हमारे पास, तो उसको डिवाइड कर देगा कुछ इस तरीके से। मान लेते हैं हमारे पास 20 यूजर्स हैं, तो एक शार्ड में यानी कि एक सर्वर में आपके पास 5 यूजर आ गए, फिर 5 आ गए, एंड फिर 5 आ गए, एंड फिर अगेन आपके पास 5 आ गए। तो इस तरीके से हमने डिवाइड कर दिया मल्टीपल सर्वर्स में। रेप्लिकेशन में क्या हो रहा था? कॉपी हो रहा था, सेम डेटा कॉपी हो रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रेप्लिकेशन वर्सेस शार्डिंग क्या डिफरेंस है? रेप्लिकेशन में सर्वर हमारे पास एक था, उसका कॉपी हम लोग क्रिएट कर रहे थे। बेसिकली सर्वर 1 में भी सेम डेटा था, दूसरे में भी सेम डेटा था, सब में कॉपी था, सेम डेटा। पर्पस था हाई अवेलेबिलिटी पे फोकस कर रहे थे। गया पेन टैब, मर गया। ठीक है, अवेलेबिलिटी पे फोकस कर रहे थे कि डेटा हमारा ऑलवेज अवेलेबल हो, इनके सर्वर क्रैश भी हो जाए। फॉल्ट टॉलरेंस हम लोग यहाँ पे कम करने की कोशिश कर रहे थे। बढ़िया। शार्डिंग में क्या कर रहे हैं? शार्डिंग में हम लोग इस तरीके से सर्वर 1 में कुछ यूजर को बांट दे रहे हैं, फिर सर्वर 2 में कुछ यूजर रख दे रहे हैं, सर्वर 3 में कुछ यूजर रख दे रहे हैं। तो डिवीजन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, डिवीजन कर रहे हैं। सर्वर 1 में हमने ए से एफ तक यूजर रख लिया, सर्वर 2 में हमने जी से एम तक यूजर रख लिया, सर्वर 3 में हमने एन से जेड तक यूजर रख लिया। तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब एक सर्वर में पूरा का पूरा लोड नहीं है, हमने मल्टीपल सर्वर्स बना दिए। ठीक है, तो पर्पस क्या हुआ? हैंडल ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। अब डेटा हमारे पास बढ़ता भी जाएगा तो कोई परेशानी नहीं है, हम लोग शार्डिंग के हेल्प से मैनेज कर लेंगे। मल्टीपल सर्वर्स पे हम लोग ट्रांसफर करते जाएंगे डेटा को। स्केल हॉरिजॉन्टली स्केल कर रहे हैं हम लोग, एक मशीन को बड़ा नहीं करते जा रहे हैं, मल्टीपल मशीन से ऐड करते जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग स्केल कर रहे होते हैं। और ये पेन टैब को क्या हो गया? ऐसे तो मज़ा ही नहीं आएगा। ठीक है, चल रहा है, पता नहीं कभी कभी कुछ कुछ हो जाता है इसे, मुझे थोड़ा सा समय दो। ठीक है, तो बढ़िया। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आता है। फिर आगे बात करते हैं कि शार्डेड क्लस्टर का आर्किटेक्चर क्या होता है। अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। शार्डिंग आपको समझ में आ गया कि शार्डिंग में क्या हो रहा होता है। एक बार यहाँ पे समझ लो ध्यान से। ये हमारे पास एक मशीन है, इस मशीन के पास क्या है? कुछ लिमिटेड रैम है, कुछ आपके पास यहाँ पे CPU है, फिर कुछ आपके पास यहाँ पे स्टोरेज है। तो ये लिमिटेड है। तो हमने क्या बोला कि और सर्वर्स बना देंगे। ये लो एक सर्वर आ गया, ये लो एक सर्वर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे हम लोग। ठीक है, जो डेटा हमारे पास होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मान लेते हैं हमारे पास 15 यूजर्स हैं। अब 15 के लिए तो ऑब्वियसली नहीं होता है ये सब कुछ, मिलियंस में यूजर होंगे तभी। मान लेते हैं 15 मिलियन है, तो यहाँ पे 5 मिलियन आ गए आपके पास। ठीक है, फिर यहाँ पे 5 मिलियन आ गए आपके पास, फिर यहाँ पे 5 मिलियन आ गए आपके पास।
तो इस तरीके से हमने डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सब में अलग अलग डेटा है, डेटा का डिवीजन हमने कर दिया, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग शार्डिंग। अब ये डिवीजन हम लोग कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि किसके पास कौन सा डेटा है? ऑब्वियसली एक यूज़र कलेक्शन मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे है यूज़र कलेक्शन और उसमें सारे के सारे डेटा प्रेजेंट हैं। अब कैसे पता चलेगा कि किसके पास कौन सा है? किसके पास हमारे पास मानस है एंड किसके पास ये यूज़र आईडी का डेटा है, फिर से पेन टैप, फिर किसके पास कौन सा डेटा है, तो ये कैसे पता चलेगा? तो वो ऑब्वियसली हमें पता चलेगा शार्डिंग से। शार्डिंग आर्किटेक्चर हम लोग करेंगे अभी, तो उससे पता चलेगा। एक मिनट दो मुझे, ठीक है। तो समझते हैं शार्डेड क्लस्टर आर्किटेक्चर। अब यहाँ पे क्लस्टर वही सेम क्लस्टर है जिसके अंदर डेटाबेसेस वगैरह हम लोग रखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने शार्डिंग कर दी तो अब इसे कहेंगे हम लोग शार्डेड क्लस्टर, और कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पे है नहीं। तो शार्डेड क्लस्टर का आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल सा आर्किटेक्चर है। यहाँ पे आपके पास 3 कंपोनेंट्स हैं। वेट मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ। यहाँ पे आपके पास 3 कंपोनेंट्स हैं जिसमें आपके पास है सबसे पहले शार्ड्स। अब शार्ड्स में आपके पास एक्चुअल डेटा होता है। एक्चुअल डेटा यानी कि यूज़र का डेटा है तो यूज़र का डेटा, प्रोडक्ट का डेटा, जो भी एक्चुअल डेटा है आपके पास वो पूरा का पूरा डेटा किसके अंदर प्रेजेंट होता है? शार्ड के अंदर। जो सर्वर हमने क्रिएट किया, मल्टीपल सर्वर्स, मल्टीपल शार्ड्स, तो वो पूरा का पूरा डेटा आपके पास यहाँ प्रेजेंट होता है। ये हो गया आपका एक कंपोनेंट। फिर दूसरा कंपोनेंट होता है आपका कॉन्फिग सर्वर। कॉन्फिग सर्वर, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉन्फिग सर्वर, क्योंकि यही बताता है कि कौन से शार्ड में क्या डेटा प्रेजेंट है, ठीक है। कॉन्फिग शार्ड आपका, कॉन्फिग सर्वर आपका बेसिकली मेटा डेटा कंटेंट करता है। मेटा डेटा आप समझ रहे हो, डेटा के बारे में डेटा, मतलब कि ये डेटा कहाँ प्रेजेंट है, जो एक्चुअल डेटा है हमारा वो कहाँ प्रेजेंट है, वो कॉन्फिग सर्वर बताएगा। अब मल्टीपल शार्ड्स हैं हमारे पास, एक शार्ड ये हो गया, एक शार्ड ये हो गया, एक शार्ड ये हो गया। अब यहाँ पे ए से लेके कुछ एफ तक यूजर है, फिर यहाँ से एफ से लेके कुछ पी तक है, पी से लेके जेड तक है, इस तरीके से कुछ कुछ यूजर्स हैं आपके पास। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा यूजर कहाँ है, एम वाला यूजर कहाँ है या फिर जेड वाला यूजर कहाँ है? तो वो आपके पास ऑब्वियसली इस वाले शार्ड में है, तो वो कॉन्फिग सर्वर आपका बताएगा, ठीक है, कि कौन सा डेटा आपके पास कहाँ प्रेजेंट है, कौन से वाले शार्ड में, क्योंकि मल्टीपल शार्ड्स हमने बना दिए। अब एक सर्वर में आपके पास डेटा नहीं है, मल्टीपल शार्ड्स है हमारे पास, तो कहाँ कौन सा डेटा रखा हुआ है वो आपको कौन बताएगा? कॉन्फिग सर्वर। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्फिग सर्वर, ठीक है। फिर तीसरा आपके पास यहाँ पे होता है मोंगोज। अब ये क्या होता है? ये आपके पास एक क्वेरी राउटर होता है जो कि एक्चुअली में आपका टास्क परफॉर्म करा रहा होता है, बेसिकली कनेक्ट कर रहा होता है शार्ड को एप्लीकेशन से। इस तरीके से आप समझ सकते हो, जो भी आप क्वेरी वगैरह करोगे मोंगोज के थ्रू। मोंगोज आपका एक ब्रेन होता है शार्डिंग का, जो आप टास्क कर रहे हो, तो शार्डिंग के लिए आप मोंगोज को एक ब्रेन की तरह समझ सकते हो। कंप्यूटर के पास आपके पास एक अपना ब्रेन है, आपके पास अपना ब्रेन है, तो शार्डिंग के लिए यहाँ पे आपके पास मोंगोज होता है, एक ब्रेन होता है। और ब्रेन, कंप्यूटर में ब्रेन कहने का क्या मतलब है? एक कोई प्रोग्राम, कोई लॉजिक, तो कोई एक प्रोग्राम, कोई लॉजिक यहाँ पे आपके पास मोंगोज है, जो कि एक्चुअली में सारा का सारा टास्क कर रहा होता है। कॉन्फिग सर्वर के पास जाता है एंड फिर वहाँ से पता करता है कि किसके पास है एंड किस तरीके से जाएगा, कैसे डेटा फैच करेगा, वो सब कौन आपका यहाँ पे करता है? मोंगोज करता है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आता है। थोड़ा सा थ्योरी भी पे यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम लोग। कंपोनेंट 1 शार्ड आपके पास एक्चुअल डेटा स्टोर करता है। कंपोनेंट 2 है कॉन्फिग सर्वर। कॉन्फिग सर्वर स्टोर करता है मेटा डेटा अबाउट द क्लस्टर। क्लस्टर से रिलेटेड मेटा डेटा स्टोर करता है। मेटा डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन अबाउट वेयर डेटा लिव्स। डेटा आपका कहाँ पे है, कहाँ पे प्रेजेंट है, कौन सा डेटा, वो कौन बताएगा? कॉन्फिग सर्वर बताएगा। कैसे बताएगा वो सब अभी पता चलेगा। एग्जांपल देखो, जैसे यूजर 123 आईडी के बेसिस पे हमने शार्डिंग कर रखी है, आगे वो भी पढ़ेंगे किस किस बेसिस पे शार्डिंग की जा सकती है, शार्डिंग की क्या होती है। तो मान लेते हैं हमने आईडी के बेसिस पे शार्डिंग कर रखी है, तो यूजर 123 कहाँ प्रेजेंट है? शार्ड 2 में। कौन बताएगा? कॉन्फिग सर्वर। अब यूजर 987 हमें फाइंड करना है, तो कहाँ प्रेजेंट है? कौन बताएगा? कॉन्फिग सर्वर बताएगा कि शार्ड 1 में प्रेजेंट है, शार्ड 1 में चले जाओ, डेटा मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो कॉन्फिग सर्वर नो दिस, दे डू नॉट स्टोर एक्चुअल एप्लीकेशन डेटा। ये सिर्फ और सिर्फ मेटा डेटा कंटेंट करता है, बताता है कि क्या कहाँ प्रेजेंट है, किधर जाना है आपको बेसिकली। एंड कंपोनेंट 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोंगोज। मोंगोज एक्ट्स एज ए क्वेरी राउटर। एप्लीकेशन कनेक्ट्स टू मोंगोज। जो मेन एप्लीकेशन है आपका, जैसे मान लो मोंगो शेल ही हो गया या फिर बैकएंड आपका सर्वर हो गया, बैकएंड आपने बना रखा है एक्सप्रेस.js, नोड.js का यूज करके, तो वो जो एप्लीकेशन है आपका वो उसको और शार्डेड क्लस्टर को कनेक्ट करने का काम करता है। कौन काम करता है? मोंगोज। तो मोंगोज एक्ट्स एज ए क्वेरी राउटर। एप्लीकेशन कनेक्ट्स टू मोंगोज, दे डू नॉट कनेक्ट डायरेक्टली टू शार्ड। डायरेक्टली हम लोग शार्ड से कनेक्ट नहीं होते हैं कि हमने एप्लीकेशन को सीधे शार्ड 2 से कनेक्ट कर दिया या शार्ड 1 से कनेक्ट कर दिया। हमें पता ही नहीं है ना डेटा कहाँ पे, कौन से शार्ड पे प्रेजेंट है। शार्डिंग का पूरा काम कौन कर रहा है? आपके पास मोंगोज के पास है सारी जानकारी। शार्डिंग का ब्रेन कौन है? मोंगोज है।
तो इसको पता होता है कि किस तरीके से काम करना है, और डेटा कहाँ प्रेजेंट है वो किसको पता होता है, इसको पता होता है। तो जो हमारा मेन एप्लीकेशन है, जो हमने बैकएंड बनाया है, वो हम मोंगूस के थ्रू कनेक्ट करेंगे। मोंगूस को बोलेंगे कि हमें ये चाहिए, अब मोंगूस काम करेगा, बोलेगा कॉन्फिग सर्वर से कि मुझे ये डेटा चाहिए, कहाँ प्रेजेंट है। कॉन्फिग सर्वर बताएगा यहाँ प्रेजेंट है, मोंगूस वहाँ भेज देगा, क्वेरी को फॉरवर्ड कर देगा, एंड वहाँ से आपका डेटा मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका टास्क होता है। अगर प्रॉपर सीक्वेंस समझो तो प्रॉपर सीक्वेंस आपका कुछ ऐसा होता है। कैसा होता है? कुछ ऐसा। आपके पास आपका यहाँ पे एप्लीकेशन आ गया, ठीक है। अब एप्लीकेशन किससे कनेक्ट करेगा? शार्ड से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करेगा। इसको अगर डेटा चाहिए तो मोंगूस से कनेक्ट करेगा, ठीक है। मोंगूस आ गया। अब मोंगूस ये ब्रेन है, ये आपका लॉजिक है, सारा का सारा लॉजिक इसी के अंदर है। यही टास्क परफॉर्म करेगा और पूरा का पूरा पता करके देगा कि कौन से शार्ड में डेटा प्रेजेंट है और वहां से ला के देगा। तो मान लेते हैं क्वेरी है हमारा यूजर 123 फाइंड करना है। अब यूजर 123 हमने क्वेरी रन की, तो क्वेरी किसके पास गया? मोंगूस के पास गया। मोंगूस कॉन्फिग सर्वर से पूछेगा। किससे पूछेगा? कॉन्फिग सर्वर से। कॉन्फिग सर्वर से कि ये जो 123 है ये कहाँ है। तो कॉन्फिग सर्वर को पता होगा कि 1 से लेके 500 तक का यूजर, 1 से लेके 500 तक का यूजर शार्ड 1 में है, एंड 500 से लेके 1000 तक का यूजर शार्ड 2 में है, एंड 1000 से लेके 1500 तक का यूजर शार्ड 3 में है। तो ये कॉन्फिग सर्वर बता देगा कि 123 जो है ये 1 से 500 के बीच है, तो ये शार्ड 1 में है। तो मोंगूस क्या करेगा? ये पूरा क्वेरी कहाँ शिफ्ट कर देगा? शार्ड 1 में शिफ्ट कर देगा। तो शार्ड 1 में ये सेम क्वेरी रन करेगा, ये वाला क्वेरी, और ऑब्वियसली जैसे फाइंड हमारा काम कर रहा होता था उसी तरीके से फाइंड करेगा और शार्ड 1 से डेटा निकाल के एप्लीकेशन को सेंड कर देगा। तो इस तरीके से हमारा काम हो रहा होता है। ये होता है शार्डिंग का आर्किटेक्चर। ये 3 मेजर कंपोनेंट है जो काम कर रहे होते हैं डेटा को लाने के लिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन, मोंगूस, एंड यहाँ पे आपके पास 3 आपके पास बेसिकली शार्ड है। तो यहाँ पे कॉन्फिग सर्वर बताएगा कि कौन से शार्ड के पास डेटा है और वो डेटा मोंगूस ट्रांसफर कर देगा एप्लीकेशन को। इस तरीके से आपका टास्क होगा, ठीक है। तो हाउ क्वेरी राउटिंग वर्क्स, किस तरीके से काम करता है? तो बहुत ही सिंपल है। एप्लीकेशन सेंड करता है क्वेरी टू मोंगूस, मोंगूस आस्क कॉन्फिग सर्वर, कॉन्फिग सर्वर से पूछता है विच शार्ड कंटेंट यूजर आईडी 500 किस शार्ड के पास प्रेजेंट है। कॉन्फिग सर्वर बोलेगा शार्ड 2 के पास प्रेजेंट है। मोंगोडीबी सेंड कर देगा क्वेरी को शार्ड 2 के पास। अब शार्ड 2 से जो डेटा मिलेगा वो रिटर्न आपको कर देगा बेसिकली रिजल्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो ये सिंपल सा फ्लो है। क्लाइंट, मोंगूस, कॉन्फिग सर्वर एंड करेक्ट शार्ड पहले फाउंड करेगा, वहां से रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट आपके चला जाएगा क्लाइंट के पास। बढ़िया। तो ये आर्किटेक्चर आपको अंडरस्टैंड हो गया। आर्किटेक्चर आपको अंडरस्टैंड हो गया कि किस तरीके से शार्ड तो बेसिकली बना देंगे हम लोग, और कैसे आगे करेंगे वो सब भी देखेंगे। लेकिन शार्ड से डेटा फाइंड करने का काम है कि अब तो हमने मल्टीपल सर्वर्स बना दिए यहाँ पे, सब सर्वर के अंदर कुछ ना कुछ डेटा प्रेजेंट है। तो कौन से सर्वर के अंदर कौन सा डेटा है, करेक्ट शार्ड कैसे फाइंड करें। अब तो पहला मेन मुद्दा हमारा यही हो गया कि करेक्ट शार्ड कैसे फाउंड करेंगे, क्योंकि करेक्ट शार्ड मिलेगा तभी उसके अंदर हमारा डेटा मिलेगा। अगर रॉन्ग शार्ड हमने पकड़ लिया तो वहां पे डेटा हमें मिलेगा ही नहीं। तो करेक्ट शार्ड फाइंड करने के लिए ये पूरा का पूरा आर्किटेक्चर है आपके पास, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन है ब्रेन आपका? ये मोंगूस। और मेरा डेटा किसके अंदर प्रेजेंट होता है? कॉन्फिग सर्वर के अंदर। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। फिर बात करते हैं शार्ड की। अब शार्ड की ही आपका डिसाइड करता है कि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा शार्ड के अंदर। मल्टीपल शार्ड्स हैं, तो मल्टीपल शार्ड्स में डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन किसके बेसिस पे करेंगे? कौन से फील्ड के बेसिस पे करेंगे? तो जिस फील्ड के बेसिस पे हम लोग डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसे हम लोग बोल देंगे शार्ड की। अब जैसे कि आपके पास शार्ड की में यूजर आईडी हो सकता है, आपके पास रोल नंबर हो सकता है ईमेल हो जाए, ठीक है। और मेक श्योर कि कार्डिनलिटी हाई हो। कार्डिनलिटी हाई हो मतलब कि यूनिक की हो, ठीक है, तभी शार्डिंग ज्यादा बेटर तरीके से हो पाएगी। अब क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं आपको समझाता हूं। आपने कार्डिनलिटी वगैरह पहले भी कर रखा है, मैंने ही बताया है, आपको आइडिया नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली आप स्टार्टिंग से फॉलो नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये सब तो एडवांस टॉपिक्स हैं, आपके परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। बाकी मोंगोडीबी तो हमने बहुत पहले ही फिनिश कर लिया है, ठीक है। तो क्या कह रहा हूं मैं, किसी फील्ड के बेसिस पे, अब हो सकता है यूजर आईडी हो जाए या फिर हो सकता है ईमेल हो जाए, तो किसी फील्ड के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि शार्ड में कैसे डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यूजर आईडी के बेसिस पे मान लेते हैं, अब किसी का यूजर आईडी होगा 1, किसी का 2, किसी का 3, किसी का 4, किसी का 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से होगा। तो शार्ड में हो सकता है हम लोग रेंज बेस्ड शार्डिंग करें या फिर हैशिंग करके शार्डिंग करें, वो भी आगे मैं बताऊंगा। मान लेते हैं रेंज बेस्ड शार्डिंग कर रहे हैं, अब यूजर आईडी के बेसिस पे शार्डिंग कर रहे हैं, तो बोल देंगे कि 1 से लेके 5 तक का यूजर किसके अंदर चला जाएगा? शार्ड 1 के अंदर चला जाएगा। यूजर आईडी के बेसिस पे शार्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। फिर बोलेंगे कि 6 से लेके 10 तक का किसके अंदर चला जाएगा? शार्ड 2 के अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से हमने शार्डिंग कर दी,
ठीक है, यूजर आईडी के बेसिस पे। तो शार्ड की बहुत इंपॉर्टेंट है, शार्ड की आपको बताना पड़ेगा कि किसके बेसिस पे आप शार्डिंग परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, तो यूजर आईडी के बेसिस पे अगर शार्डिंग कर रहे हैं, इफ यूजर आईडी इज द शार्ड की, MongoDB यूजेस इट डिसाइड वेयर दिस डॉक्यूमेंट गोज, ये डॉक्यूमेंट कहां जाएगा, कौन सा शार्ड में जाएगा। अगर 4 आईडी है इसकी तो ऑब्वियसली ये शार्ड 1 में जाएगा, अगर 5 आईडी है इसकी तो ऑब्वियसली ये शार्ड 1 में जाएगा, लेकिन अगर 7 आईडी है इसकी तो ऑब्वियसली शार्ड 2 में जाएगा। तो इसी के बेसिस पे डिसाइड होगा कि कौन सा शार्ड में जाएगा ये। बहुत ही अच्छा। ए गुड शार्ड की हैज हाई कार्डिनलिटी, ये ध्यान में रखना है कि हाई कार्डिनलिटी हो। अब हाई कार्डिनलिटी का मतलब है कि ज्यादा यूनिक वैल्यूज हो। जैसे अगर यूजर आईडी की बात करें, यूजर आईडी तो ये पूरा का पूरा यूनिक होगा, हर यूजर का अलग अलग आईडी होगा। लेकिन वही अगर जेंडर ले लें हम लोग, तो जेंडर यूनिक होगा क्या? ऑब्वियसली नहीं। बहुत किसी का मेल जेंडर होगा, आपके पास क्या हो सकता है, मेल फीमेल या फिर अदर आ सकता है। तो मेल फीमेल अदर, मेल फीमेल अदर, मेल फीमेल अदर रिपीट होता रहेगा, तो इसके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर वहीं पे हमारे पास शार्ड की यूनिक हो, हाई कार्डिनलिटी हो, तो वहां पे प्रॉपर तरीके से हम लोग यहाँ पे शार्डिंग कर सकते हैं। तो एक गुड शार्ड की हैज हाई कार्डिनलिटी, एक अच्छे शार्ड की के पास कार्डिनलिटी हाई होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यूजर आईडी हो गया, ईमेल हो गया, ऑर्डर आईडी हो गया, तो इसके बेसिस पे शार्डिंग हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मान लो अगर मेल और फीमेल इस तरीके से शार्डिंग कर दें तो ऑब्वियसली इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा। मेल हो सकता है बहुत ज्यादा हो, मेल ही 90% हो, तो ऑब्वियसली एक पूरे के पूरे शार्ड में 90% डेटा चला गया। और हो सकता है फीमेल आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10% हो, या फीमेल 5% हो, या फीमेल मान लेते 7% हो, तो एक शार्ड में 7% चला गया। और हो सकता है अदर आपके पास हो मात्र 3%, ठीक है, तो बाकी जो तीसरा शार्ड है उसमें 3% चला गया। तो ये तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर क्या फायदा हुआ? 90% तो एक ही सर्वर में चला जा रहा है, बाकी का बचा 7% एक सर्वर में, एक शार्ड में जा रहा है, बाकी का 3% दूसरे शार्ड में जा रहा है। तो ये तो गलत हो गया, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो फिर शार्डिंग का क्या मतलब हुआ? कोई मतलब नहीं हुआ। एक पे अभी भी लोड बहुत ज्यादा है, ओवरलोड हो रखा है, बाकी बिल्कुल आइडियल कंडीशन में है, कोई उसको ज्यादा टास्क परफॉर्म करना नहीं है, बहुत ज्यादा डेटा उसके पास है नहीं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे हाई कार्डिनलिटी यूज करते हैं, ठीक है, हाई कार्डिनलिटी की का यूज करते हैं शार्डिंग के लिए। तो शार्डिंग की भी आपको समझ में आ गया। शार्डिंग की के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि डेटा कहाँ प्रेजेंट होगा, कौन से शार्ड में प्रेजेंट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं डेटा का अमॉन्ग मल्टीपल शार्ड्स, ठीक है। फिर उसके बाद रेंज बेस्ड शार्डिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शार्डिंग होते हैं। रेंज बेस्ड शार्डिंग मैंने आपको बताया कि रेंज के बेसिस पे शार्ड कर देंगे, 1 से लेकर 1000 तक का डेटा शार्ड 1 में, फिर 1001 से 2000 तक का डेटा शार्ड 2 में, 2001 से 3000 तक का डेटा शार्ड 3 में। इस तरीके से रेंज हमने बना दिया कि 1 से 1000 इसमें, 1001 से 2000 इसमें। तो एक रेंज बेस्ड शार्डिंग कर दी हमने, और शार्ड की हमने अभी यूजर आईडी को बनाया है। तो एडवांटेज इसका क्या होगा? एफिशिएंट रेंज क्वेरीज, रेंज क्वेरीज बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगी कि इस रेंज के अंदर ये आ रहा है तो डेफिनेटली शार्ड 1 में होगा, इस रेंज के अंदर आ रहा है तो डेफिनेटली शार्ड 2 में होगा ऑब्वियसली। प्रॉब्लम क्या है? कैन क्रिएट हॉटस्पॉट। अब यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे हॉटस्पॉट का मतलब क्या है? सबसे पहले ये समझो। हॉटस्पॉट का मतलब है कि किसी एक शार्ड पे बहुत ज्यादा लोड दे देना, किसी एक शार्ड पे बहुत ज्यादा लोड दे देना, बेसिकली ओवरलोड कर देना, और बाकी शार्ड को आइडियल स्टेट में रखना। आइडियल स्टेट मतलब बिल्कुल पड़ा हुआ है आराम से, कोई बहुत ज्यादा टास्क है नहीं उसके पास। अब ऐसा कैसे हो गया? ऐसा देखने से तो नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली 1 से 1000 तक है तो शार्ड 1 में जा रहा है, 2000 तक शार्ड 2 में जा रहा है, फिर 3000, तो सब में इवन डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या दिक्कत है? इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो फिर यहाँ पे क्यों कह रहा है कि कैन क्रिएट हॉटस्पॉट? ये एक प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्रॉब्लम इसलिए आ सकती है, देखो समझो, अगर यहाँ पे आपके पास 1000 यूजर्स हैं, मान लेते हैं 3000 यूजर्स हैं, तो 1 से 1000 तो आपने चलो डाल दिया शार्ड 1 में, फिर 1001 से 2000 तक डाल दिया आपने शार्ड 2 में, फिर 2001 से 3000 तक डाल दिया आपने शार्ड 3 में। बहुत ही बढ़िया। लेकिन अब अगर और यूजर आते जाए, यूजर बढ़ते जाए, 3001, 3002, 3, 4, 5, तो अगर बढ़ते जाए तो वो सारा का सारा कहाँ आता जाएगा? ऑब्वियसली शार्ड 3 में आता जाएगा। तो अगेन शार्ड 3 आपका ओवरलोड हो जाएगा, और बाकी सारा लाइट वेट रहेगा। ये दोनों लाइट कंडीशन में रहेगा, लाइट वेट कंडीशन में, एंड ये आपका अगेन ओवरलोड हो जाएगा। तो इसलिए रेंज बेस्ड शार्डिंग में अपने फायदा है कि इफिशिएंट रेंज क्वेरीज होती है, लेकिन यहाँ पे हॉटस्पॉट क्रिएट हो सकता है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? हैश्ड शार्डिंग कर सकते हैं। अब हैश शार्डिंग में क्या होगा? हैशिंग वगैरह आपने पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, हैशिंग वगैरह का आइडिया है। मान लेते हैं हैशिंग को सिंपल तरीके से इस तरीके से समझ सकते हो कि मान लेते हैं यूजर आईडी अगर आपका यहाँ पे 1 है, तो इसको हम लोग हैश कर देंगे किसी न किसी बेसिस पे, किसी तरह की कोडिंग टेक्निक लगाएंगे और इसको हैश कर देंगे, इसका एक हैश वैल्यू निकाल लेंगे। मान लेते हैं यूजर आईडी 1 का हैश वैल्यू हो गया
24328 कुछ इस तरीके का हैश वैल्यू आ गया, 2 का कुछ हैश वैल्यू आ जाएगा 43718, तो कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड कुछ हैश वैल्यू आएगा और ये यूनिक होगा। 1 के लिए अपना कोई हैश वैल्यू होगा, 2 के लिए अपना कोई हैश वैल्यू होगा, 3 के लिए कोई अपना हैश वैल्यू होगा। तो हम लोग उसके लिए हैश शार्डिंग करेंगे तब ऐसा काम हो रहा होगा। तो अगर MongoDB हैश करता है, मतलब बेसिकली हैश शार्डिंग हम लोग करते हैं, तो शार्ड की को हैश कर देगा। फॉर एग्जांपल यूज़र ID 1 के लिए आपके पास हैश वैल्यू ये हो गया। एक प्रॉपर एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं 1 2 3 4 5 यूज़र है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हैशिंग कर दी, इसका कुछ हो गया 1 2 3, इससे रिलेटेड यूनिक वैल्यू 2 5 6, इसका हो गया आपके पास 6 7 8, एंड इसका हो गया आपके पास 9 3 4, एंड इसका हो गया आपके पास 5 6 8। तो इस तरीके से हैश वैल्यू हमारे पास आ गया। अब जो है शार्डिंग होगी वो हैश वैल्यू के अकॉर्डिंग होगी और ये बिल्कुल रैंडम होगा। जब हैश वैल्यू के बेसिस पे आप शार्डिंग कर रहे होगे तो वो बिल्कुल रैंडम होगा। ऐसा नहीं है कि 1 से लेके 3 तक शार्ड 1 में जाएगा, 3 से लेके 5 तक किसी भी शार्ड में जा सकता है। शार्ड 1 में मान लेते हैं ये वाला आ गया 1 आ गया, फिर शार्ड 2 में मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास 3 आ गया, फिर यहाँ पे 2 आ गया आपके पास, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे आपके पास 4 आ गया। तो इस तरीके से आपके पास डेटा आता जाएगा और वो डिपेंड नहीं करता है बेसिकली रेंज पे कि किस शार्ड में जाएगा, किसी भी शार्ड में जा सकता है। तो यहाँ पे आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आपका थोड़ा बेटर हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम है कि लेस इफिशिएंट फॉर रेंज क्वेरीज। रेंज क्वेरीज के लिए थोड़ा सा इफिशिएंट कम हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली रेंज वहाँ पे प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन था। तो रेंज क्वेरीज अगर हम लोग करते हैं तो उसके लिए आपके पास ऑब्वियसली रेंज वाला शार्डिंग ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास डेटा निकालने में थोड़ी सी परेशानी आ रही हुई, क्योंकि यहाँ पे आपने हैश कर रखा है। अगेन आप यहाँ पे कोड बेसिकली डी कोड करोगे तब जाके आपको पूरा का पूरा डेटा मिल पा रहा होगा और प्रोसेस पूरा का पूरा सेम होगा उसी तरीके से। तो एडवांटेज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन आपका बेटर हो जाएगा। बस ये आपको ध्यान में रखना है, डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होगा और थोड़ा सा बेटर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। हैश शार्डिंग भी आपको समझ में आता है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल आप ले लो अगर शार्डिंग का, तो यूट्यूब के पास अगर मिलियंस ऑफ वीडियोज़ हैं तो इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग एवरीथिंग ऑन वन डेटाबेस सर्वर, ये क्या करेगा, शार्डिंग कर देगा। शार्ड 1 में सम वीडियो, शार्ड 2 में कुछ वीडियो, शार्ड 3 में कुछ वीडियोज़। इस तरीके से आपका यूट्यूब ग्रो करता ही रहेगा, कोई परेशानी नहीं आएगी इसको, ठीक है। कुछ वीडियोज़ आई शार्ड 1 में चली गई, कुछ वीडियोज़ आई शार्ड 2 में चली गई, और इस तरीके से बहुत ज़्यादा ओवरलोड भी नहीं होगा किसी एक सर्वर पर। तो इस तरीके से शार्ड बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब इसका थोड़ा सा कोड समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। कोड करने तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा अंडरस्टैंड जरूर करेंगे ताकि आपको बेटर आइडिया मिल पाए। तो ये SH आपके पास यहाँ पे एक शार्डिंग हेल्पर होता है। शार्डिंग हेल्पर, अच्छा ये SH आपको मिलता कहाँ से, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि SH कहाँ से मिलता है। तो जहाँ से आपके पास मिल रहा था RS, जहाँ से आपके पास मिल रहा था DB, वहीं से आपको मिलेगा SH। जब भी आप बेसिकली MongoDB कम्युनिटी सर्वर आपने डाउनलोड कर रखा है, MongoDB शेल आपने डाउनलोड कर रखा है, तो शेल से जैसे ही आप कनेक्ट करते हो सर्वर को, तो वहाँ पे आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें मिल रही होती है। जैसे DB मिल रहा होता है, करेंट डेटाबेस DB डॉट समथिंग करके आप क्वेरी रन कर रहे होते हो, तो DB मिल रहा होता है। उसी तरीके से प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था RS, ठीक है, रेप्लिका सेट, RS डॉट स्टेटस चेक कर रहे थे, रेप्लिका सेट क्या स्टेटस है, इनिशियलाइज है या फिर नहीं है, इनेबल्ड है या फिर नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पे आपको हेल्पर फंक्शन मिलता है, शार्डिंग हेल्पर फंक्शन, और इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, शार्डिंग वाला टास्क परफॉर्म कर सकते हो, स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हो, एंड सेम तरीके से टास्क कर सकते हो। तो SH डॉट शार्ड कलेक्शन किया मैंने। शार्ड कलेक्शन में मैंने क्या किया, डेटाबेस डॉट यूज़र। अब डेटाबेस, ये स्कूल जो है ये डेटाबेस का नाम है, डेटाबेस, और ये यूज़र जो है ये कलेक्शन का नाम है, ठीक है, यूज़र कलेक्शन। तो स्कूल डॉट यूज़र मैंने शार्ड कर दिया, और यहाँ पे क्या बोला कि शार्ड की आपका हो जाएगा यूज़र आईडी। ध्यान से देखो, शार्ड की क्या बोला मैंने, यूज़र आईडी आपका शार्ड की हो जाएगा। और कौन सा टेक्निक यूज़ करना है, तो हैश्ड वाला यूज़ करना है, हैश शार्डिंग करनी है। तो अब यहाँ पे होगा क्या, ऑब्वियसली जैसा मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ पे आपके पास इस तरीके से है मल्टीपल यूज़र्स, तो इससे कुछ ना कुछ हैश वैल्यू आएगा। मान लेते हैं इसका 1001 आ गया, इसका 1002 आ गया, इसका 1003 आ गया, इसका 1004 आ गया, इसका 1005 आ गया। इस तरीके से मान लेते कुछ हैश वैल्यू आया। अब यहाँ पे शार्डिंग होगी, तो S1, S2, S3, तो मान लेते हैं 1001 चला गया आपका यहाँ पे, दैट मीन्स ID 1 वाला यहाँ पे आ गया, 1002 आ गया आपका यहाँ पे, और 1003 आ गया आपका यहाँ पे, फिर 4 आ गया आपका यहाँ पे, फिर 5 आ गया आपका, मान लेते हैं इसके अंदर। तो इस तरीके से आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया डिफरेंट शार्ड में। बहुत ही बढ़िया। इट प्रोवाइड्स हेल्पर मेथड टू मैनेज ए शार्डेड क्लस्टर। अब ये क्या है, SH मैंने बता दिया आपको, SH स्टैंड्स फॉर शार्डिंग हेल्पर। इट प्रोवाइड्स हेल्पर मेथड टू मैनेज शार्डेड क्लस्टर। शार्डेड क्लस्टर को मैनेज करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका शार्डिंग हो गया। अब S1
S2, S3 आपके पास 3 शार्ड है। अब कोई भी क्वेरी रन होगा, लेट्स से आपके पास क्वेरी यहाँ पे रन हो रहा है, ID 1 वाला चाहिए मुझे, तो इससे रिलेटेड हैश वैल्यू क्या है आपके पास 1001 है, 1 है। तो ये कॉन्फिग सर्वर के पास जाएगा, कॉन्फिग सर्वर के पास जाएगा, कॉन्फिग सर्वर से पूछेगा कि ये वाला कहाँ प्रेजेंट है, तो कॉन्फिग सर्वर के पास सारा मेटा डेटा प्रेजेंट है, तो कॉन्फिग सर्वर बताएगा कि 1001 वाला जो ये हैश वैल्यू है वो तो S1 में प्रेजेंट है, तो S1 में जाके ये फाइंड करेगा, फाइंड करके वो डेटा जाके वापस दे देगा। तो इस तरीके से आपका टास्क परफॉर्म हो रहा होगा। व्हेन यू ओपन मोंगोश, मोंगोडीबी ऑटोमेटिकली एक्सपोजेस सम हेल्पर ऑब्जेक्ट सच एज, तो ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो रेप्लिकेशन प्लस शार्डिंग ये दोनों साथ साथ हम लोग करते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हमें सर्वर क्रैश होने पे भी सारा डेटा चाहिए, और ऑब्वियसली अगर मल्टीपल यूज़र्स हैं, मिलियंस यूज़र हैं, तो भी हमें डेटा प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है। तो शार्डिंग तो हम लोग करते ही हैं, और हर शार्ड का जो कि हमने डिफरेंट डिफरेंट सर्वर क्रिएट किया है उसका रेप्लिका सेट भी क्रिएट करते हैं। तो शार्ड 1 में जो भी डेटा है वो उसका सारा का सारा रेप्लिकेशन हम लोग बना रहे होंगे और रख रहे होंगे। बाई चांस अगर ये क्रैश हो गया तो ये काम में आ जाएगा, जो कि रेप्लिकेशन में मैंने आपको बताया था। उसी तरीके से हर शार्ड का अपना रेप्लिका सेट बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से आपके पास क्या हो गया, शार्डिंग भी हो गई, मल्टीपल डेटाज, बेसिकली मिलियंस ऑफ डेटाज भी आप हैंडल कर सकते हो, एंड साथ ही साथ अवेलेबिलिटी भी बढ़ गई आपकी। डेटा अगर बेसिकली सर्वर कभी क्रैश हो गया तो भी डेटा अवेलेबल होगा। सो ईच शार्ड इज यूजुअली रेप्लिकेटेड, हर शार्ड को रेप्लिकेट किया जाता है। दिस प्रोवाइड शार्डिंग, यानी कि स्केलेबिलिटी मिल गई आपको, और रेप्लिकेशन के थ्रू हाई अवेलेबिलिटी भी मिल गई। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे ऑब्वियसली पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कंपनीज में अच्छी खासी जो बेसिकली बड़े बड़े प्रोडक्ट वाले कंपनीज होते हैं उसमें ये सारी की सारी चीज़ें यूज़ की जा सकती है। अमेजोन ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो, जिसके पास भी आप देख रहे हो बहुत सारा डेटा प्रेजेंट है, वो ये सारे के सारी चीज़ें ध्यान में रखते हैं ऑब्वियसली, तभी तो आपको हर टाइम डेटा मिल पा रहा होता है। चाहे कोई भी फॉल्ट टॉलरेंस आए, वो उनका मतलब है, आपको डेटा मिल पा रहा होता है, ठीक है। तो बस इतना ही था शार्डिंग। और अगर एक लाइन में समझो तो शार्डिंग आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि आपके पास एक सर्वर है, और सर्वर हमारा कुछ ऐसा है, तो यहाँ पे सारा का सारा डेटा नहीं रख पाएंगे हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल सर्वर्स, एक्चुअली डायग्राम मैंने गलत बना दिया, यहाँ पे हम लोग मल्टीपल सर्वर्स क्रिएट कर लेंगे। ये एक सर्वर आ गया, ये एक सर्वर आ गया, और इसे हम लोग बोल देंगे शार्ड S1, S2 एंड S3। और इसको मैनेज कौन कर रहा होगा, ऑब्वियसली शार्डिंग के थ्रू हम लोग मैनेज कर रहे होंगे। SH एक हेल्पर फंक्शन होगा जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे शार्डिंग डिफाइन करेंगे, और फिर जो आर्किटेक्चर मैंने बताया मोंगोज एंड कॉन्फिग सर्वर, उसके थ्रू यहाँ पे सारा का सारा टास्क परफॉर्म हो रहा होगा। अब इसमें हम लोग रेप्लिकेशन का टास्क भी करेंगे, इससे रिलेटेड मल्टीपल सर्वर्स क्रिएट कर देंगे, फिर इससे रिलेटेड मल्टीपल सर्वर्स क्रिएट कर देंगे जहाँ पे डेटा कॉपी हो रहा होगा आपका, और वहाँ पे RS का यूज़ करके हम लोग सारा का सारा टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे। RS.status, ये सब तो हमने कोड में करके देखा भी था कि किस तरीके से रेप्लिकेट कर रहे होते हैं। तो रेप्लिकेशन भी आपको समझ में आ गया, एंड शार्डिंग भी आपको समझ में आ गया कि शार्डिंग क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है, इसका आर्किटेक्चर क्या होता है, एंड क्या क्या फ़ायदे हैं इसके, ठीक है। तो अभी के लिए तो शार्डिंग तक ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।